हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं और इस चैप्टर में आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हमने किया था लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखो तो आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, और जो ये चैप्टर देख रहे हैं, जो ये कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि तुम लोग पेन और कॉपी लेके बैठो बच्चों, क्योंकि तुम लोग को ही फायदा होगा। ठीक है, नोट्स के साथ पीडीएफ नोट्स तो मैं दूंगा, मगर उसके साथ पेन और कॉपी भी लेके बैठो जब भी लेक्चर देख रहे हो तो। ओके, अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर और ये चैनल जाके ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ये चैनल में जो भी लेक्चर होता है उन सब के पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। ओके, जो भी पीडीएफ नोट्स होगा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए फॉर न्यू नोटिफिकेशन। उसके साथ इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, अब देखो हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लाइंस, कि अगर दो लाइन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकते हैं। ठीक है, उससे क्या क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो सकते हैं। ओके, ये हमने लेक्चर 1 में भी देखा था, मगर आज फिर से एक बार लेक्चर 2 में देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ लाइंस। ठीक है, फिर नेचर ऑफ लाइंस क्या होता है मैं तभी समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम लोग उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। ओके, अब सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लाइन। तो इसमें बेसिकली तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कि भाई दो लाइन को हम लोग तीन पॉसिबिलिटीज में प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ में। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? सबसे पहली ये है कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो एक कॉमन पॉइंट में। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्या है पॉसिबिलिटी? दूसरा ये है कि अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, फिर उसके बाद जो थर्ड पॉसिबिलिटी है दैट इज कि दोनों जो लाइन है दे आर को इंसिडेंट विथ ईच अदर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक के ऊपर एक है, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि हाँ सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, मगर मैं ये पूछूं कि भाई इनका सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये मेरे को ये बता दो कि ये पॉसिबिलिटी देख के अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा ये ग्राफ देख के? ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला ग्राफ देखो, पहले ग्राफ में क्या हो रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसके मतलब दो लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते दो लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कॉमन पॉइंट हो गया। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? वो पॉइंट दैट विल बिकम द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लाइंस। ठीक है, और ये दो लाइन क्या एक्चुअली में दो इक्वेशन ही तो है, वो इक्वेशन को ही तो हमने ज्योमेट्रिकली ये प्लॉट किया है लाइंस के इसमें। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? उसके एक सॉल्यूशन निकलेगा, और उसको हम लोग बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पैरेलल है तो ना इंटरसेक्ट करे ना किसी को टच करे। जब तक टच नहीं करे तो सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है, तो उसमें कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन के ऊपर लाइन है तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन निकल सकता है, यहाँ पे भी निकल सकता है, यहाँ पे भी निकल सकता है, यहाँ ये पूरे लाइन में जितना चाहे उतने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, अब बात आती है नेचर ऑफ लाइंस के ऊपर, कि भाई इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, हर आदमी का जैसे नेचर होता है वैसे ये लाइंस का भी नेचर होता है। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो जैसे कि ये जो लाइन है, ये जो पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। वो इंटरसेक्ट करने से मेरे को क्या पता चला कि वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, उससे मेरे को उसका सॉल्यूशन पता चल गया। ठीक है, अब जिस
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम्स में कहलाते हैं। उनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस आते रहेंगे। ठीक है, अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो आएंगे इनकंसिस्टेंट में। ठीक है, उनका जो नेचर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि भाई इनका कभी इंटरसेक्ट होंगे या इनके सॉल्यूशंस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपका जो नेचर ऑफ लाइन होता है दैट डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन, कि अगर भाई सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी ए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड पॉसिबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, दैट विल बी द कंसिस्टेंट। ओके, और जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये क्या होगी, दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। समझ में आ गया? अब बात आती है कि सर ये जो आपने पूरा बताया है ये तो आपने ग्राफिकली बताया, ये तो आपने ज्योमेट्रिकली बताया है। अगर मैं ये पूछूं कि मेरे को यही सॉल्यूशन निकालना है, कि सिर्फ मेरे को ये दो इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन को देख के बस ये बता देना है कि ये दो इक्वेशन अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं, अगर मेरा मन नहीं है मगर अगर मैं करता हूं तो ये इंटरसेक्टिंग होंगे, ये पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट, सिर्फ देख के बता देना है। और उसके बाद अगर इनका सॉल्यूशंस निकलता है तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं सिर्फ देख के बता दूंगा कि भाई ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। ये मैं कैसे पता लगा पाऊंगा? ठीक है, अभी जो आपने बताया वो तो ग्राफिकली है, मगर हम लोग ऐसे कैसे पता लगा पाएंगे, तो उसको अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे उसको ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दो इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको मेरे को देख के ही बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये मैं कैसे पता लगा पाऊंगा, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। ठीक है, हम लोग जो इनके कोएफिशिएंट्स है उनका रेशियो बना के उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे कंपेयर करेंगे, उनके कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कंडीशंस हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखो मैंने दो इक्वेशन लिए थे, वो दो इक्वेशन कौन से थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, पहले इक्वेशन के होंगे a1 b1 एंड c1, दूसरे के क्या होंगे a2 b2 एंड c2। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को ये पता लगाना है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, इसको देखते से मेरे को पता लगाना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर ये पता लगा पाऊंगा, ये पता लगा लूंगा, तो इसका मतलब इनके मैं सॉल्यूशंस भी पता लगा लूंगा। वो सॉल्यूशंस कैसे पता लगाते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशंस पता चल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनका नेचर भी पता चलेगा कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पता लगाएंगे हम बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया हुआ है कंडीशन वो क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनकी लाइंस क्या हो जाएंगी, दोनों की लाइन वो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। अब जब इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक तो सॉल्यूशन आएगा ही, एक सॉल्यूशन एक पॉइंट में तो वो लोग मीट करने वाले हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब जब सॉल्यूशन आया तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका जो नेचर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दैट विल बी द कंसिस्टेंट। ओके, अब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 से, मगर ये दोनों इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट विल बिकम इनकंसिस्टेंट इन नेचर। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है और इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो को इंसिडेंट हो गया। जब को इंसिडेंट होता है तो आपको पता है कि एक ही लाइन में कितने भी पॉइंट सॉल्यूशन बन सकते हैं, इसका मतलब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे
तो इसका मतलब जो उनका नेचर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। समझ में आया? समझ में आ गया कैसे हम लोग सिर्फ इक्वेशंस को देखते से ही हम लोग सीधा निकाल सकते हैं उनका कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग होने वाले हैं, क्या वो पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, फिर उनका सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं कि वो यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, कैसा होगा, फिर उसके उनका नेचर भी बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने बात की थी सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, ये तो आपका एक बोलते हैं ना लेम था, लेम चीज था, मतलब एक कॉमन चीज था कि हाँ भाई इंटरसेक्ट करेगा तो आपका सॉल्यूशन तो निकलेगा। मगर अगर मैं ये पूछूं कि सॉल्यूशंस एक्चुअली में निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो उसके भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि तुम लोग अगर बुक देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज 3.1 के 3.2 में हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद एल्जेब्रिकली कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले एल्जेब्रिकली कर रहा हूँ, फिर आपको ग्राफिकली बताऊंगा, ठीक है, बाद में। इसलिए मैं अभी एक्सरसाइज 3.2 स्किप कर रहा हूँ, सीधा 3.3 में जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ग्राफ नहीं है। ठीक है लॉकडाउन लगा हुआ है तो मेरे पास एक्चुअली ग्राफ नहीं है। मैं ग्राफ में अच्छे से बना के आपको दिखाने वाला था, ठीक है, क्लिक करके, फोटो क्लिक करके यहाँ पे लगा देता मैं, मगर अभी ग्राफ ही नहीं है मेरे पास। और बाहर भी लॉकडाउन लगा रहता है मुंबई में, जैसा आपको पता है कि 11 बजे तक कुछ खुलता नहीं है एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके कारण नहीं मिल पा रहा है अभी ग्राफ। थोड़ी दिन तक सहन कर लो, जब तक हम लोग एल्जेब्रिक मेथड पढ़ लेंगे उसके बाद ग्राफिकल पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो एल्जेब्रिक मेथड में भी तीन टाइप के मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद होता है एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे तो बच्चों अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके हम लोग एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिकली इसमें सिर्फ तीन ही स्टेप है। तीन स्टेप अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली सबसे पहले करना क्या है, इसमें हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर x का y का वैल्यू निकलेगा इसका मतलब क्या हो गया, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग तीन स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें क्या करेंगे, उसमें ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सिलेक्ट किया x प्लस 2y इक्वल टू 3, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं जो इक्वेशन है उसको x के इसमें ले आऊँगा। ठीक है, x इक्वल टू में ले आऊँगा। ओके, तो x इक्वल टू में लाने के लिए क्या करूँगा कि जो भी टर्म है x के साथ उसको मैं अपोजिट साइड भेज दूंगा। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 2y है, तो 2y को मैं अपोजिट साइड भेज दूंगा। तो दैट विल बी 3 माइनस 2y। ठीक है, 2y प्लस 2y इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो दैट विल बी 3 माइनस 2y। अब मैं क्या करूंगा, अब सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब जो एक वैल्यू है वेरिएबल का उसको दूसरे इक्वेशन में उसी वेरिएबल के इसमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है वेरिएबल का x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3 माइनस 2y। तो ये जो x का जो वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में x की जगह ही। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगा मैं फिर बाद में, 3 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया था, हमें x आया था, x इक्वल टू 3 माइनस 2y आया था, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे हम लोग 3 माइनस 2y लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 2। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो दैट विल बी 3 इंटू 7 21, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूँगा, जो प्लस 2 है उसको मैं इस साइड ले आऊँगा। ठीक है, और जो माइनस 14 है वो माइनस 15y है उसको मैं अपोजिट साइड ले आऊँगा, इस साइड। ठीक है, तो जब प्लस 2 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस 14 और माइनस 15 है, मतलब क्या हो गया, माइनस 29 हो गया। तो इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 29y हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 21 माइनस 2 इक्वल टू 29y। ओके, अब 21 माइनस 2 मतलब कितना, 19, 19 इक्वल टू 29y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो y विल बी 19/29। ठीक है, अब मेरे को y का वैल्यू मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा कि y का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, ऐसी बात कोई नहीं कि इक्वेशन 2 में ही करें। मैं इक्वेशन 2 में क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे इजी होगा सॉल्व करने के लिए, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3। अब 19 टू ज़ा 38, तो x प्लस 38/29 इक्वल टू 3। ठीक है, अब 38/29 प्लस है, अपोजिट साइड चले जाएगा 3 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 माइनस 38/29। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, x लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3/1 माइनस 38/29। ठीक है, एलसीएम लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 29 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, इधर इंटू 29 होगा, इधर भी इंटू 29 होगा। तो 3 इंटू 29 विल बी 87 माइनस 38 एंड दैट विल बी इक्वल टू 49/29। ठीक है, तो इससे मेरे को y और x दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल के फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना है, फिर उसी वेरिएबल को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है दूसरे इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन के जो वेरिएबल दिया हुआ है, उधर जो सेम वेरिएबल दिया है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, मगर दूसरे इक्वेशन में। अब वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ पे कैलकुलेशन किया, उससे आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा जो आप निकाल रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा आपको, वो फिर से एक और कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, उससे आपको जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐसे आपको दोनों वेरिएबल के वैल्यू मिल जाएंगे। ओके, और यही होता है आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर दिया हो, देखो कभी भी याद रखनी है, क्वेश्चन में दिया हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई पर्टिकुलर मेथड से फाइंड आउट करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने के लिए उस मेथड से। ठीक है, अब अगर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो करना ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप कि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू में ले आऊंगा वो इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैं x के वैल्यू में ले आऊंगा, तो x विल बी इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू आया है x का, उसको मैं इक्वेशन 1 में जहाँ पे x दिया हुआ है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस वाई 2y इक्वल टू 14। अब प्लस 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, सो दैट विल बी 2y इक्वल टू 10। तो y कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब y मेरे को 5 मिल गया। अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन में तुम डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, ये वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा मेरे को बताओ, 4 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 9। तो y आ गया 5 और x आ गया आपका 9। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो आपको इक्वेशन दिए हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आओगे। ठीक है, एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आओगे। तो यहाँ पे s को मैं ये पहले इक्वेशन कन्वर्ट करूंगा, उसको s के इसमें ले आऊंगा, तो s विल बी इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो पहला जो ये s का वैल्यू आया है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x की जगह। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे s का वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे s की जगह क्या आएगा, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जब नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 और 2 का क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस टी और 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 इंटू थ्री प्लस टी प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इस साइड चले आएगा, ठीक है। 6 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 6 6 जा फिर 36, और यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 3 जा 6, फिर 2 इंटू टी विल बी 2t, फिर 3t इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2t प्लस 3t विल बी 5t, ठीक है। और प्लस 6 को इस साइड लेके चले जाऊंगा 36 की जगह, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ओके। तो 5t विल बी इक्वल टू 30, तो t कितना है बच्चों बताओ फटाफट, t विल बी 6, समझ में आ गया। अब जब t मिल गया तो मैं s भी निकाल सकता हूँ, क्या करूंगा, जो t का वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो s मिल जाएगा, ठीक है। और s कितना मिलेगा मेरे को बताओ, t की जगह अगर 6 डाल दूंगा तो मैं कितना मिलेगा, 3 + 6, s विल बी इक्वल टू 9, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो t का वैल्यू मिल गया और s का वैल्यू मिल गया, तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। एक वैल्यू निकाला, एक वैल्यू का जो एक इक्वेशन को एक वैल्यू के फॉर्म में लिया है हम लोग, ठीक है। फिर उसी वैल्यू का, उसी जो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से हम लोग जो दूसरा वेरिएबल है वो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल निकलेगा उसको दोनों में से कोई इक्वेशन निकाल के हम लोग पहला वेरिएबल निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही किया, यहाँ पे क्या किया हमने, जो s था पहले उसके फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया, उसका वैल्यू निकाल लिया हमने t के टर्म्स में, ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे कि वो s का वैल्यू जो t के टर्म्स में निकला है उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से हमने t का वैल्यू निकाल लिया, फिर उसके बाद t का वैल्यू निकाला, दोनों इक्वेशन में किसी में भी डालो, उससे आपको s का वैल्यू मिल जाएगा, खत्म। ये 3 स्टेप में आपका पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड करता हूँ, इतना ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सेकेंड इक्वेशन दिया है, यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया है, इसका मतलब ये पूरा जो इक्वेशन है 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको कर लो फिर 3 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ओके। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 मिल गया मेरे को, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको मैं एक y के टर्म्स में ले आऊंगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ y ले आऊंगा इन x के टर्म्स में, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 3 + 3x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने से मेरे को क्या मिलेगा, कौन से वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, x के वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे now substituting the value of y into the equation 1 we get the value of x, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट किया मैंने y की जगह, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस 3 + 3x इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे गया 3x माइनस 3 माइनस 3x इक्वल टू 3, अब यहाँ पे हो गया गड़बड़, कैसे, यहाँ पे +3x यहाँ पे -3x, मतलब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसके साथ x भी तो कैंसिल हो गया, जब x ही कैंसिल हो गया, वैल्यू किसका निकालना था, x के तो निकालना था, और जब वही कैंसिल हो गया तो निकालेंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो x का वैल्यू इन्फानाइट हो सकता है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे x कट गया है तो कुछ भी आ सकता है x का वैल्यू, ठीक है, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है तो इसका मतलब y का वैल्यू भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x कैन हैव इन्फानाइट वैल्यूज एज वेल एज y और कैन ऑल्सो हैव इन्फानाइट वैल्यूज, ओके। ये स्टेटमेंट दे देना है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो इसमें ये स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला इक्वेशन दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, फिर इसका दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब दोनों को हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन को हम लोग एक वेरिएबल के वैल्यू के इसमें लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग x के वैल्यू में ले आएंगे, इन टर्म्स ऑफ x का जो वैल्यू आया वो कैसे आया है, इन टर्म्स ऑफ y आया है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग ले आए हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब जब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, जब 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.4 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है मगर 0.2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है इंटू
1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो ये कैंसिल हो सकता है दोनों, ठीक है। तो इसको अगर देखोगे आगे तो इधर 0.4 अपॉन 0.2 है, इंटू 10 कर दो, तो यहाँ पे क्या आता है आपको 4/2। तो इधर क्या लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, 2 इंटू 1.3 इंटू सॉरी 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब मल्टीप्लाई करो पहले, तो पहले हम लोग 2 से 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट 2 को पहले 1.3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 0.3y से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1.3 विल बिकम 2.6 और 2 इंटू 0.3 विल बिकम 0.6। तो यहाँ पे 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे माइनस 0.6y प्लस 0.5y कितना आ जाएगा इधर, माइनस 0.1y, ठीक है। और प्लस 2.6 को मैं अगर इस साइड लेके चले आऊंगा 2.3 के साइड में, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2.6, ठीक है। तो यहाँ पे 2.6 माइनस 2.3 करोगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा, मगर यहाँ पे 0.6 को माइनस 2.6 को माइनस लिया है, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर लिया है उसका ही साइन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी माइनस 0.3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्या आया हमें 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3 आया, तो मैं माइनस 0.1y को इस साइड लेके चले आऊँगा, तो y विल बी इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1। तो इंटू 10 कर दो दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये 3/1 आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी, y की वैल्यू विल बी 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बस इक्वेशन 1 में, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में किया है, तो क्या आया इधर, y की जगह आएगा 3, ठीक है। तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। अब जब हम लोग 1.3 को माइनस करते 0.9 से, तो कितना आता है हमें, 0.4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमें, यहाँ पे वी विल गेट x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, और 0.4 अपॉन 0.2 कितना होता है, 2। सो x विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। y आ गया 3, x आ गया आपका 2। पता चलिए कैसे निकालते हैं, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला जो इक्वेशन दिया है दैट इज √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकेंड दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक इक्वेशन को हमें एक वैल्यू में लाना पड़ेगा, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू में उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 को लाते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √8y अपॉन √3। ये कैसे आया एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, माइनस को इससे लेके चलो प्लस हो जाएगा, तो √3x इक्वल टू प्लस √8y। तो x विल बी इक्वल टू √8y अपॉन √3। अब इसको आप √8 को ऐसा भी लिख सकते हो, 2√2y अपॉन √3, ठीक है, दोनों सही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है हमें x का वैल्यू, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो क्या आएगा इधर, √2 इंटू √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब √8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2√2 जैसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिकली हम लोग √8 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इधर, √2 इंटू 2√2y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे y आना भूल गया, यहाँ पे आएगा y, ठीक है। अब √2 इंटू √2 विल बिकम 2, ठीक है, और 2 इंटू 2 विल बिकम 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 में क्या बोला था, 4, तो यहाँ पे आएगा 4y, ठीक है, 4y प्लस यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो √3 आएगा नीचे, और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे 1 से होगा 4, तो 4 ही आने वाला है, 4y आने वाला है। मगर यहाँ पे √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3y,
ठीक है। तो यहाँ पे 4y, यहाँ पे क्या है हमें, वी गॉट 4y प्लस 3y अपॉन √3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 7y और √3 इधर चले आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 0, y हमें आएगा 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा था शुरू से, इसलिए ही गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आया y 0। अब मैं क्या करूँगा, इधर इसको x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो x भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है, √8y अपॉन √3 दिया है। यहाँ पे y की जगह 0 लिख दो, तो कितना आएगा, √8 इंटू 0 अपॉन √3, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरी, यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखी थी y, वो y लिख देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, बड़े बड़े लेक्चर्स में थोड़ी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ गया और y भी इक्वल टू 0 आ गया। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने 1 to 5 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही करना है। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और दूसरा दिया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये आपको दो इक्वेशन दिए हैं, इनमें से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मेरे को टेलीग्राम में आप आंसर भेज सकते हो, या मेरे को यूट्यूब में नीचे कमेंट में भी x और y का लिख सकते हो, ठीक है। जिसका सही होगा कॉपी मत करना, छापना मत, सॉल्यूशंस मत देखना, ठीक है। जिसका सही होगा उसको मैं पक्का पिंग करूंगा, ओके। और थोड़ा ट्रस्ट रख के बोल रहा हूँ, इसलिए कॉपी मत करना, कोशिश करना, नहीं होगा तो पूछ लेना, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ओके। चलो अभी तो बच्चों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो बाकी के जो दिए हुए हैं उन सबके हमें वैल्यूज पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे m के साथ क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 3 तो नंबर है, x और y वेरिएबल है, तो x और y जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम लोग m की वैल्यू पता लगा पाएंगे। अब x और y की वैल्यू पता लगा, कैसे पता लगा पाएंगे, बाय दिस टू इक्वेशंस जो दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको m की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता और पूछा कि सॉल्व करने के लिए, तो आप कोई और मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, जरूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करो, ओके। मगर यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़ रहे एक्सरसाइज 3.3 में, तो हम लोग सब क्वेश्चन अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन दिया है दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को हम लोग कोई भी इक्वेशन को हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल के फॉर्म में, उसके वैल्यू में ले आते हैं, ठीक है। फिर उस वेरिएबल को हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन को हमें एक वेरिएबल के वैल्यू में लाना पड़ेगा, ठीक है। मगर उसके पहले ये जो सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, क्या हम ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तीनों को, तो क्या होगा इससे, दैट विल बी x माइनस 2y इक्वल टू -12, ठीक है। क्यों किया ऐसा, वो इसलिए किया है क्योंकि कैलकुलेशंस आगे जाके इजी हो पाए, ओके। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि दूसरा वेरिएबल के टर्म्स में आएगा पहला वेरिएबल का वैल्यू। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -12 प्लस 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल का वैल्यू आया है इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2x दिया हुआ है ना इक्वेशन 1 में, तो x की जगह आएगा -12 प्लस 2y,
तो 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 पहले 2y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 माइनस 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2y विल बिकम 4y और 2 इंटू माइनस 12 विल बिकम माइनस 24। तो यहाँ पे 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस 24 है उसको इस साइड लेके चले आएंगे 11 के इस साइड, तो 11 के साइड आएगा तो माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ पे 4y प्लस 3y रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4y प्लस 3y विल बिकम 7y और 11 प्लस 24, ठीक है, 11 प्लस 24 विल बिकम 35, सो y विल बी इक्वल टू 5। अब y मिल गया मेरे को, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इसको इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, कहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जनरली इक्वेशन 2 में कर रहे हैं, आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे y का वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट किया हमने तो क्या आया, 2x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 24, ओके। उसके बाद 2x माइनस 20 इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा वो, क्योंकि 4 5 20 होता है, माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर माइनस 20 को मैं इस साइड लेके चले जाऊंगा 24 के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 24 प्लस 20 क्या आएगा, आंसर 4 आएगा, मगर साइन क्या आने वाला है, साइन आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि 24 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का हमेशा साइन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2x विल बी माइनस 4, x विल बी इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे मेरे को y मिल गया 5 और x मिल गया माइनस 2, मेरे को क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, तो m y विल बी mx प्लस 3, तो यहाँ पे 5 विल बी इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो 5 विल बी इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, प्लस 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी माइनस 2m, सो 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ पे माइनस 2 इससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू m, so therefore m will be equal to minus 1, so the value of m will be minus 1। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब आ गया आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, कि नंबर दिया हुआ है सीधा उसको सब्स्टिट्यूट करो और निकाल लो। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल के उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, तो फाइंड देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि दो नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, ठीक है, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे दो नंबर सबसे पहले लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि वही निकालना है हमें। तो यहाँ पे दो नंबर, एक नंबर को लेते हैं हम लोग x, दूसरे नंबर को लेते हैं हम लोग y, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे दो चीज बोल रहा है। सबसे पहले दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है, डिफरेंस होना मतलब माइनस। तो यहाँ पे x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 26, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, कि वन नंबर इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स दी अदर। तो वन नंबर मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x तो मिल गया आपको, x का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे उसको, सो दैट विल बी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। सो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y विल बी इक्वल टू 26, तो y विल बी इक्वल टू 13, ठीक है। अब y 13 मिल गया, तो इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, उससे क्या मिल जाएगा हमें, वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। समझ में आ गया, करो अब। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट विल बी इक्वल टू 39, ठीक है। तो आपको y का वैल्यू मिल गया 13 और x का वैल्यू मिल गया आपको 39। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर
बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर को एक्सीड करते हैं 18 डिग्री से, मतलब बड़ा छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 18 डिग्री का है। हमें वो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, मगर उसके पहले एक चीज दिया हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं दो एंगल्स का जो सम अगर 180 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो एंगल का हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो लार्जर एंगल है उसको एक्स ले लिया, स्मॉलर एंगल को वाई ले लिया। ठीक है, अब दोनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरा क्या बोला है, जो लार्जर एंगल है एक्स वो स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड करता है, 18 डिग्री एक्सीड करता है। तो यहाँ पे x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू में ले लेते हैं हम लोग। तो x विल बी इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, वाई के टर्म्स में ले लिया x को। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह लिखेंगे हम लोग 18 प्लस वाई। ठीक है, तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ पे 18 प्लस वाई आएगा, फिर प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। अब प्लस 18 इस साइड जाएगा तो 180 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, सो 2y विल बी इक्वल टू 162। तो y विल बी हाउ मच, डिवाइड करो, अब 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 81। ठीक है, अब जब y मिल गया तो हम लोग यहाँ पे x निकाल सकते हैं। कैसे, इसको दोनों में से किधर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, सॉरी y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 81 प्लस है, इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 81, दैट विल बी इक्वल टू 99। तो जो आपका लार्जर एंगल कौन सा था आपका, लार्जर एंगल था आपका x और स्मॉलर एंगल था आपका y। तो लार्जर एंगल कितना है आपको, 99 आया। ठीक है, और स्मॉलर एंगल कितना आया था आपको, 81 आया था। समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी x रुपीज। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट आएगा, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी y रुपीज। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो कोच है क्रिकेट टीम का उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y विल बी इक्वल टू 3800। ठीक है, पहला इक्वेशन ये रहा। फिर उसके बाद और 3 बैट और 5 बॉल खरीदे हैं जिसका टोटल सम कितना है, 1750। तो सेकेंड हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे दोनों में से कोई एक का इक्वेशन में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लाना है आपको वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो y के टर्म्स में हम लोग लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग लिखा है ऐसा। कैसे लिखा ये एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया था, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 दिया था। तो प्लस 5y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 5y। अब यहाँ पे 3x इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7x है, x की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ओके, प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे पहले 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1750, देन 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5y। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 7 इंटू 1750 विल बी 12250, 7 इंटू 5y विल बी
35y और बीच में माइनस आएगा प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब क्या होगा यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को हम लोग डायरेक्टली इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 3800, ठीक है। तो यहाँ पे 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 3800 इंटू 3, सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 11400, ठीक है। तो यहाँ पे 35y माइनस 35y प्लस 18y दैट विल बी माइनस 17y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमें 12250 माइनस 17y इक्वल टू 11400। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो प्लस 75 है उसको, सॉरी प्लस 17y को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे और 11400 को हम लोग इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस 17y जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 11400 जब अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12250 माइनस 11400 इक्वल टू 17y। अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 850, सो 850 विल बी इक्वल टू 17y। अब 17 के टेबल में 85 कब आता है, 5 आता है, 17 5 है 85, तो 850 डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो कितना आएगा, 5 के आगे 0 लग जाएगा, ठीक है। सो y विल बी इक्वल टू 50। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, y मिल गया हमें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x विल बी 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, ठीक है। 5 इंटू 50 विल बी 250, तो यहाँ पे 1750 माइनस 250 होल अपॉन 3, तो 1750 माइनस 250 दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 1500 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 अपॉन 3 मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 500, ठीक है। तो इसका मतलब 500 क्या था, 500 था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, और यहाँ पे जो 50 था दैट इज y कितना, y क्या था, कॉस्ट ऑफ अ बॉल। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बैट कितना आया 500 रुपए और कॉस्ट ऑफ बॉल आया आपका 50 रुपए। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप ओला उबर में घूमते हो तो ओला उबर में एक बेस प्राइस होती है कि भाई 18 रुपए से शुरू होगा, ठीक है, या 20 रुपए से शुरू होगा। तो बेस प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो प्राइस लगता है दैट प्राइस इज डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उसके हिसाब से वो प्राइस लगता है, ठीक है। चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड होता है वो, ओके। कि 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो आगे 8 रुपए कवर, 8 रुपए के हिसाब से लग रहे हैं, ओके, पर किलोमीटर। तो वही चीज है वो ना। आगे देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो ये 155 जो पे हो रहा है ये 15 किलोमीटर के लिए हो रहा है, ठीक है। इसमें 15 किलोमीटर के साथ क्या है, इसमें 15 किलोमीटर का तो चार्ज है, जो डिस्टेंस तुम कवर्ड किए हो उसका चार्ज तो लग रहा है, मगर उसके साथ जो फिक्स चार्ज है, जो ये बोला है ना कि फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, तो ये जो फिक्स चार्ज है उसके साथ टुगेदर द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड जो 15 किलोमीटर किया है उसको मिला के 155 हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो 10 किलोमीटर तुमने कवर किया है वो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर मिला के आपका 105 रुपए हुआ है। बात समझ में आ गई। अब उसके लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक हम लोग लेंगे फेयर ऑफ फिक्स चार्ज का, ठीक है, कि फिक्स चार्ज की फेयर कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं उसको x, ठीक है। और जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं तो उसका कितना होगा, दैट विल बी y, ठीक है। अब 10 किलोमीटर का कितना लेता है 105, तो 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर मतलब क्या कि फिक्स चार्ज के साथ प्लस 15 किलोमीटर टोटल मिला के जो उनका फेयर लगता है वो कितना है 155, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है बच्चों x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो
अब क्या करें यहाँ पे, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब यहाँ पे हमें फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ये बताना है कि हाउ मच डस पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। कि वो जब 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना फेयर भरना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या कि सिर्फ 25 किलोमीटर नहीं कर रहा है, मतलब जो उसका चार्ज लग रहा है सिर्फ 25 के हिसाब से नहीं लग रहा है, उसके साथ उसका जो फिक्स चार्ज है वो भी लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 25 किलोमीटर, ठीक है। इसका आपको फेयर बताना है कि कितना पैसा लगेगा जब आप 25 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। तो जो भी किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो, आप उसके पहले उसका एक फिक्स चार्ज तो रहता ही। जैसे आप बैठते हो ना, तो बैठने से ही आपका वो फिक्स चार्ज शुरू हो जाता है, समझ में आया। जैसे हर ऑटो में जाओगे तो 8 रुपये 10 रुपये एक फिक्स चार्ज रहता ही है। तो वहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू नहीं होता है, ठीक है। वो 8-10 रुपये वो लोग पहले से ही रखते ही हैं कि उनका नुकसान ना हो। ओके, अब देखो यहाँ पे x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ हमें दो इक्वेशन मिले। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन ली है, इसमें क्या किया हमने, x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे 15y इससे चलेगा तो क्या हो जाएगा इधर 155 माइनस 15y। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 155 माइनस 15y, एक्स की जगह क्या आएगा इधर 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ओके, अब माइनस 15y प्लस 10y दैट विल बी माइनस 5y इक्वल टू 105, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 5y इधर लेके चले आएंगे और 105 इधर लेके आ जाएंगे। तो प्लस 105 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 105। ओके, तो दैट विल बी 155 माइनस 105 इक्वल टू 5y। ओके, तो 155 माइनस 105 विल बी 50 इक्वल टू 5y। तो y विल बी इक्वल टू 10। अब हमें मिल गया y। अब क्या निकालेंगे हम x, कैसे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन में एक में सब्स्टिट्यूट करो, उससे x का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे y करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 15 इंटू 10 हो जाएगा, दैट विल बी 150। सो 155 माइनस 150 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। और x क्या था, यहाँ पे x था हमारा फिक्स चार्ज, ओके। और यहाँ पे जो चार्ज पर किलोमीटर था वो क्या था, y। ओके, अब क्या निकालना है हमें, 25 किलोमीटर का निकालना है कि 25 किलोमीटर एक पर्सन अगर ट्रेवल करेगा तो वो कितना पैसा भरेगा। तो 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब कि चार्ज पर किलोमीटर तो दे रहा है, उसके साथ साथ जो फिक्स चार्ज है वो भी दे रहा है। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है, 5 प्लस 25 इंटू 10, so that will be 5 plus 250, that will be rupees 255। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने का वो बंदा कितना देगा, 255 रुपए देगा, ठीक है। अब देखो, अब आएगा इक्वेशन, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन 9/11 कब हो जाता है, ये तभी होता है जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों 2 ऐड करते हैं, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/3। अगर फ्रैक्शन 5/6 कब होगा, फ्रैक्शन 5/6 तब होगा जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से प्लस कर दोगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या लेना पड़ेगा, x और y लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को लेते हैं x, डिनोमिनेटर को लेते हैं हम लोग y। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू x अपॉन y, और यही हमें निकालना है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट पहला, कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको पहला इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों को +2 से कर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, फ्रैक्शन 9/11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 विल इक्वल टू 9/11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 11 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को y प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 11 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस टू। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 11 इंटू एक्स हो जाएगा और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही 9 को y से करेंगे और फिर 9 को 2 से करेंगे। तो 11 इंटू एक्स विल बिकम 11x, 11 इंटू टू विल बिकम 22, 9 इंटू वाई विल बिकम 9y प्लस 9 इंटू टू विल बिकम 18। ठीक है, अब जो 9y है प्लस उसको अपोजिट साइड ले लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा -9y हो जाएगा, और 22 को इस साइड ले लेंगे अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11x माइनस 9y विल बिकम इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, 18 माइनस 22 मतलब कितना हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे 11x माइनस 9y विल बिकम -4 एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो हमने किया था अभी, इतने का इक्वेशन आया है 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपका। अब करते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में देखो क्या दिया है, इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग 3 से प्लस कर देते तो हमें कितना मिलेगा, वी विल गेट 5/6। ओके, तो यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6 समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 3 से। तो 6 into x plus 3 equal to 5 into y plus 3. So that will be 6 into x will become 6x plus 6 into 3 will become 18 equal to 5 into y will become 5y plus 5 into 3 will become 15। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 5y को हम लोग अपोजिट साइड लेके जाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा ये -5y, और प्लस 18 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -18। तो यहाँ पे 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। ठीक है, सो दैट विल बी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, और ये आ गया आपका इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 आपको पता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो और मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को x और y दोनों का वैल्यू चाहिए, और उसके साथ फ्रैक्शन क्या आया है, फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिया था विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो फ्रैक्शन में मेरे को इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इसके बाद आपका जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सवाल सॉल्व करना है तो आर डी शर्मा से कर सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम या कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, जो मैंने आज होमवर्क दिया है वो भी करना। ओके, चलो ये पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, तो 5 year hence मतलब 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी वो अपने सन से 3 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 5 years ago 5 साल पहले जेकब्स एज विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या लिखा था पहले कि 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी वो अपने सन से 3 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले 5 years अगो मतलब 5 years पहले जो जेकब की एज थी वो कितनी थी, सन से 7 गुना ज्यादा थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जेकब की एज ले लेते हैं x, प्रेजेंट एज ले लेते हैं x ईयर्स, और उसकी सन की ले लेते हैं y ईयर्स। अब क्या लिखा है 5 year hence मतलब 5 year later। तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x प्लस 5। ठीक है, और सन की एज भी कितनी हो जाएगी y प्लस 5। मगर यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, जो जेकब की एज है वो अपनी सन से 3 गुना ज्यादा होगी 5 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 5 विल बी इक्वल टू, स्टेटमेंट कैसा होगा इसका, x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, क्योंकि जो सन की एज है वो कितनी है सॉरी जो जेकब की एज है वो कितनी है, सन से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 3 टाइम्स कर दिया हमने सन की एज से। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिर्फ हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे नया फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा 3 इंटू वाई और 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3y प्लस 15। अब प्लस 3 5
+3y को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा, और +5 को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x minus 3y equal to 15 minus 5, so that will be x minus 3y equal to 10। ठीक है, यह हो गया आपका इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है वो, आगे देखो, 5 years ago, 5 साल पहले, ये 5 साल बाद की बात थी, अब 5 साल पहले हो रहा है। ठीक है, जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो अपने सन से 7 times ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे जेकब्स एज क्या हो जाएगी, दैट विल बी x माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी सन की भी एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5। आज के हिसाब से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आगे स्टेटमेंट दिया है कि जो जेकब की एज होगी वो अपने सन से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, x माइनस 5 will be equal to 7 into y minus 5। ओके, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे 7 into 5, 7 into y 7y, 7 into minus 5 minus 35, तो x minus 5 equal to 7y minus 35। अब यहाँ पे +7y को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो -7y हो जाएगा, और -5 को अपोजिट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x minus 7y equal to 5 minus 35। ठीक है, दैट विल बी x minus 7y equal to 30। अब हमें मिल गया दो इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन मिला हमें x minus 3y equal to 10, दूसरा इक्वेशन मिला हमें x minus 7y equal to 30। ठीक है, अब इसमें से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, दोनों में से कोई इक्वेशन को आप लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू निकालेंगे x की इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ले लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 7y minus 30। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह क्या आएगा, 7y minus 30 minus 3y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे 7y minus 3y दैट विल बी 4y, और +30 को -30 को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, तो 10 + 30। ठीक है, सो दैट विल बी 4y इक्वल टू 40। ठीक है, सो y विल बी इक्वल टू 10 years। ओके, तो y किसकी एज थी, y थी आपकी सन की एज, जो जेकब का सन था उसकी हमने ली थी y years, तो सन की एज कितनी है, 10 साल। अब हमें किसकी निकालनी है, जेकब की निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, जो y को कौन से भी दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, उससे आपको जेकब की जो एज है x वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे y को। ओके, उससे हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ x, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, सो दैट विल बी x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल टू -30, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 70 इक्वल टू -30, अब -70 को अपोजिट साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी 70 minus 30 दैट विल बी 40 years। तो इसका मतलब जो जेकब की एज थी वो कितनी थी, 40 years प्रेजेंट एज। ठीक है, और उसकी जो सन की एज थी वो कितनी थी, 10 years। ये प्रेजेंट एज है दोनों की। ठीक है, सन में आ गया। तो बच्चों इसके साथ ही आज आपका वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, इसके साथ आज आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया पूरा, उसके साथ उसकी एक्सरसाइज 3.3 भी कर ली है। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। ठीक है, चलो बाय।